हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बेटा लास्ट क्लास में शुरू किया हमने चैप्टर नंबर 2 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया बिटवीन द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। लास्ट क्लास में पढ़ा हमने कि इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग जो था वो कब शुरू और क्यों शुरू हुआ। इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या थे, उनके अचीवमेंट्स क्या थे। उसके बाद ये पढ़ा कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है और कितने टाइप के होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। उसके बाद हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर के फीचर्स, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर, और एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई, क्या रिफॉर्म्स बनाए, वो हम आज शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। या मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए जो भी मेजर्स लिए उन्हें बोलता हूं मैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अंदर हम दो रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। एक तो लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म को बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और हम पढ़ेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स। दोनों ही रिफॉर्म बहुत जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स क्यों शुरू किए। एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, स्टेगनेंट था, लो प्रोडक्टिविटी थी, तो उस सब को ठीक तो करना है ना। फार्मर्स के रिलेशन जो थे किसके साथ, लैंडलॉर्ड, जमींदार के साथ, वो ठीक नहीं थे। एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशंस थे, वो रिलेशन वैसे ना हो। फार्मर्स के पास ऑनरशिप राइट्स नहीं थे, टेनेंट्स के पास ऑनरशिप राइट्स नहीं थे सॉइल के, वो राइट्स दिलाने थे किसको, टिलर्स को। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म शुरू की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अंदर टेक्निकल रिफॉर्म्स, और फिर पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म यानी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैंड रिफॉर्म पे बन सकता है एग्जाम में, जिसको आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा। तो साथ साथ बताऊंगा क्वेश्चन कहां से बनेगा, कितने मार्क्स का बनेगा, उस पर अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना, और टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। आफ्टर रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे कि रिफॉर्म्स के अचीवमेंट भी तो होनी चाहिए ना, कुछ गवर्नमेंट का बड़ा मेजरली है, रिफॉर्म शुरू किए, तो रिफॉर्म्स के अचीवमेंट क्या थे। तो हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, एक बड़ी अचीवमेंट थी टेक्निकल रिफॉर्म्स की वजह से, या हम बोलेंगे उसमें लैंड रिफॉर्म का भी हाथ था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स क्या थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिमिटेशन भी हो सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और क्या इंडिया को जरूरत है एक और रेवोल्यूशन की, वो भी हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक में इस क्लास में इतना करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले रिफॉर्म्स से। तो बात करेंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में हम सबसे पहले टेक्निकल रिफॉर्म्स की। तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स को लाया क्यों गया। रिफॉर्म्स को लाने का मकसद एक ही था कि एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, स्टेगनेंट था, लो ग्रोथ पे था, रिलेशन भी अच्छे नहीं थे फार्मर्स के जो थे लैंडलॉर्ड्स। तो रिफॉर्म्स इसलिए लाया गया, प्रॉब्लम बहुत सारी थी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था रिफॉर्म्स। तो विद अ व्यू टू टैकलिंग द प्रॉब्लम्स of Indian agriculture, the government has taken a series of reforms measures since independence. These reforms measures are popularly known as agrarian reform. गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए, देखो जर्नल रिफॉर्म भी थे एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंदर, लैंड रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म, जर्नल रिफॉर्म, ये रिफॉर्म्स थे। इन सबको मिला के क्या बोला, एग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म की, जिसको हमने नाम दिया न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी। हमारा एग्रीकल्चर कन्वेंशनल था, आउटलुक बहुत पुरानी, ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर करते, सबसिस्टेंस फार्मिंग हम करते थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, लैंड बहुत छोटा टुकड़ों में बटा हुआ था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कुछ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए, तो हम लेके आए HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ऐसा प्रोग्राम लॉन्च हुआ, इन सीड्स को यूज करेंगे, बट दिक्कतें बहुत सारी इसके अंदर थी। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या रिफॉर्म्स है, क्वेश्चन बन सकता है टेक्निकल रिफॉर्म्स के ऊपर स्पेशल, तो क्या लिखेंगे आप, फॉलोइंग स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अपग्रेड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस बात पे ध्यान देना, अपग्रेड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया टेक्निकल रिफॉर्म। सबसे पहला यूज ऑफ HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमने लॉन्च किए। सिंस 1965 HYV सीड्स रिप्लेस द कन्वेंशनल वैरायटी ऑफ सीड्स जो यूज हुए वीट के लिए, बाजरा के लिए, राइस के लिए, मेज के लिए, ज्वार के लिए, कॉटन के लिए। लेकिन HYV सीड्स का फायदा इन सब क्रॉप्स में नहीं हुआ। सबसे बड़ा फायदा जो इन सीड्स का हुआ वो हुआ वीट और राइस के, तो उसमें रेवोल्यूशन आया था। तो हैव लेड टू सब्सटेंशियल राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। दिस ब्रेक थ्रू इज पॉपुलरली नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। हम पढ़ेंगे आगे ग्रीन रेवोल्यूशन डिटेल के अंदर, अभी सिर्फ बता रहे कि रेवोल्यूशन आया था। तो 1965 में हमने शुरू कर दिया सीड्स यूज करना, और रेवोल्यूशन जो आया था ना वो 1966 में आया।
1966 से 1967 के बीच में रहा रिवॉल्यूशन, इसको आप ध्यान रखें। तो HYV seeds is the first reform in technical reforms under agrarian reforms. Second reform is use of chemical fertilizer. इसका भी लॉजिक है, अगर आप या अगर कोई फार्मर HYV सीड्स यूज कर रहा है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज कर रहा है, तो वो मांगते हैं, उनमें नीड होती है अपने आप ही फर्टिलाइजर्स की, केमिकल फर्टिलाइजर्स की, इंसेक्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की, बहुत ज्यादा पानी वो मांगते हैं। ये सीड्स होते ही ऐसे हैं, तो इसमें जरूरत थी, इसलिए साथ साथ पूरा पैकेज लॉन्च किया कि हम फर्टिलाइजर भी यूज करेंगे। तो केमिकल फर्टिलाइजर आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फर्टिलाइजर आप डालेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। तो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड ओवर टाइम। 2015-16 की बात करें तो 267.5 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज्ड। अब हम आज बोलते हैं ना, जितना केमिकल यूज करेंगे उतना बेकार है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। भाई तब तो कुछ था ही नहीं, तुम न्यू अब आदत बन गई है, अब सब फार्मर इसे यूज करते हैं ऑलमोस्ट। तो आज फिर चाहते हैं कि वापस वैसी फार्मिंग पे आ जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो ऐसा होता है, एक टाइम तक होती है एक चीज, जितना केमिकल डालेंगे उतना बेकार ही होता है। बट हम तो बता रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बिल्कुल थी नहीं, तो डालने चाहिए ना केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो वही चीज की। उसके बाद अब जितने ज्यादा आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे, HYV सीड यूज करोगे, इरिगेशन यूज करोगे, तो आपको वहां पर दिक्कतें आएंगी, जैसे कि इस चीज के डिसीजेज लग जाएंगी क्रोप को। अब डिसीज जब लगती है क्रोप को, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड के लिए होता है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, पेस्टिसाइड्स ये सब लग जाते हैं, तो उसके लिए दवाइयां भी चाहिए, जिन्हें बोलते हैं इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड्स। तो उसको भी यूज किया गया, पूरा पैकेज लॉन्च किया। So steps have been initiated to protect crop against diseases and insects by using insecticides and pesticides. प्लांट की प्रोडक्शन के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ने HYV सीड्स के साथ साथ। ये सब क्या था? टेक्निकल रिफॉर्म। गवर्नमेंट ने मेजर्स ले लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अभी कुछ मेजर्स मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको जहां पे जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना होगा, वो आएगा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में, लैंड रिफॉर्म में। यहां हम बात करें टेक्नोलॉजी की सिर्फ। टेक्निकल रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या था पता होना चाहिए आपको, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, समझ रहे हो? उसके अलावा साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। भाई कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं कि समय समय पर आप क्रॉप को बदलते रहो, है ना, मल्टी क्रॉपिंग करते रहो, क्रॉप रोटेशन करते रहो, सीड्स अलग अलग यूज करो। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने की। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस के रिसोर्च सेंटर्स भी खोले गए थे। तो स्ट्रेस हैज बीन लेड ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन। इसमें क्या क्या आता है? सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, किस समय कौन सी क्रॉप होनी चाहिए, सॉइल की प्रिपरेशन करना, क्रॉप का रोटेशन होना चाहिए, सीड सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, फर्टिलाइजर का यूज कब ज्यादा करना है, कब कम करना है, कब नहीं करना है, ये सब प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए टाइम टू टाइम। तो इन दिस कनेक्शन इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज नहीं थी, बहुत बड़ी चीज थी। इसके लिए प्रैक्टिसेस चाहिए, रिसर्च सेंटर्स चाहिए, गवर्नमेंट ने खोले। तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाह रही थी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन स्पीड अप करना चाह रही थी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाना चाह रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने सब कुछ किया बेटा। ये सब टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर लिखोगे आप, इंटरेस्टिंग है, समझ में आपको आ रहा होगा। उसके अलावा भाई HYV सीड्स आप ले आए, केमिकल आप ले आए, फर्टिलाइजर आप ले आए, प्रोग्राम शुरू कर दिया आपने, लेकिन आपके पास अगर मशीन्स नहीं है तो एग्रीकल्चर स्पीड अप कैसे होगा? अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब मशीन यूज करेंगे हर चीज के लिए। तो मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन एक नया रिफॉर्म था। तो सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन to spread the use of mechanized means of cultivation to enable the small farmer to buy agriculture machines. चीप क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट ने ऑफर करी कि मशीन खरीदनी है, पैसे नहीं है तो हम लोन देंगे आपको कम इंटरेस्ट पे, आप मशीन लो, आपका एग्रीकल्चर फास्ट हो जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली गई, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एजेंसीज खोली गई, रीजनल रूरल बैंक्स ओपन अप किए, कमर्शियल बैंक्स खोले गए, SBI आ गया था। In almost all states, agro industries corporation have been set up for this purpose. तो इतना कुछ गवर्नमेंट ने किया कि एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए। और आज जो हम एग्रीकल्चर को डेवलप देख रहे हैं थोड़ा बहुत, तो इस वजह से ही देख रहे हैं, इन सब मेजर्स की वजह से ही देख रहे हैं। तो ये थे टेक्निकल रिफॉर्म्स।
तो टेक्निकल रिफॉर्म पे सेपरेट क्वेश्चन बन जाए तो 5 पॉइंट आपके पास है, आप आराम से लिख सकते हैं। आसान है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमारे पास होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म जिसे हम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, मैंने हर बार देखा है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या फिर बोलते हैं इसको हम लैंड रिफॉर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस टॉपिक को मत छोड़ना। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ लिया था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि हमारे रिलेशन जमींदार से एक्सप्लॉयटेटिव थे। जमींदारी सिस्टम शुरू करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो अब तक चल रहा था इंडिया में, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी चल रहा था और आज तक भी कई जगह चलता है। तो इसको खत्म तो करना ही था ना। खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू की लैंड रिफॉर्म्स। टिलर्स को लैंड के ऑनरशिप राइट्स दिलाने के लिए आए लैंड रिफॉर्म्स। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए आए लैंड रिफॉर्म्स। समझ रहे हो, इस तरह की बातें लिखनी है इसमें। रेंट को रेगुलेट करने के लिए आए लैंड रिफॉर्म्स। फार्मर्स के पास छोटा लैंड है, उनको बड़ा लैंड देने के लिए आए लैंड रिफॉर्म्स। जिनके पास सरप्लस लैंड है उस पर सीलिंग लगा दो, और लैंडलेस फार्मर्स को लैंड देने के लिए आए लैंड रिफॉर्म्स। ऐसे याद करो ना, बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहला लैंड रिफॉर्म है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। हमारा यानी फार्मर का रिलेशन गवर्नमेंट से सीधा हो, बीच में कोई ना आए, ऐसा होना चाहिए। तो इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? बिटवीन द स्टेट यानी गवर्नमेंट एंड टिलर, पॉपुलरली नोन एज जमींदार्स। इनको खत्म करना था। ऑनरशिप राइट्स जो थे वो गवर्नमेंट को, सॉरी, जमींदार से मिलने चाहिए। किसको? एक्चुअल में जो टिलर्स, जो कल्टीवेशन करते हैं, उनको। तो दिस हैव बीन डन विद अ व्यू टू स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कल्टीवेटर बाय जमींदार्स। जमींदार्स के पास थे ऑनरशिप राइट्स, वो मिलने चाहिए किसको? टिलर्स को। तो ऑनरशिप राइट्स टिलर्स को दिलवाने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया क्या? लैंड रिफॉर्म्स। उसमें पहला रिफॉर्म था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। मेरी बात समझ में आ गई बेटा आपको? उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, आपको याद होगा कि जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, जिनके किराए पे, जिनके लैंड पे फार्मर्स काम करते थे किराए पे, उनको रेंट पे करना पड़ता था। और रेंट का अमाउंट इतना ज्यादा होता था कि फार्मर के पास 2 टाइम की मील मुश्किल से मिल पाती थी, बचा नहीं पाता था फार्मर। सबसिस्टेंस फार्मिंग मुश्किल से कर पाता था। रेंट बहुत ज्यादा है, जितनी रेवेन्यू आ रही है सारा का सारा उसमें से रेंट दे दिया, 10% भी नहीं बचाया, सोचो क्या बचेगा फार्मर के पास। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लेके आई, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ रेंट। भैया 30 to 40% ऑफ रेवेन्यू आप रेंट चार्ज कर लो, उससे ऊपर नहीं चार्ज कर सकते। एटलीस्ट फार्मर को 60% दो, ऐसा करके कुछ रिफॉर्म लॉन्च कर सकती थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने किया। टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम फार्मर्स, कल्टीवेटर्स, गवर्नमेंट ने रेंट फिक्स कर दिया। देयर आर नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रू। इससे ऊपर रेंट चार्ज नहीं करेगा कोई जमींदार, करेगा तो एक्शन लिया जाएगा। फार्मर को फायदा हुआ बहुत ज्यादा। ये था लैंड रिफॉर्म। उसके अलावा कंसोलिडेशन, मतलब जोड़ देना। जिन फार्मर्स का लैंड फ्रेगमेंटेड है, मतलब कि जगह जगह पड़ा हुआ है छोटा छोटा लैंड, वो सारा लैंड गवर्नमेंट ने ले लिया, उसके बराबर एक बड़ा लैंड दे दिया। एग्रीकल्चर अच्छा हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मशीन का यूज कर पाएगा फार्मर, रेवेन्यू बढ़ेगी फार्मर की, कॉस्ट कम आएगी फार्मर की। तो कंसोलिडेशन विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन, जो टुकड़ों में लैंड बटा हुआ है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए कि लैंड को क्या किया जाए? कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू फार्मर्स एट वन प्लेस। एक जगह पे लैंड दे देना, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ स्कैटर्ड होल्डिंग एट देयर हियर एंड देयर। जो अलग अलग जगह लैंड है वो ले लिया, एक जगह लैंड दे दिया। इट सेव द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इंक्रीज द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। फार्मर को फायदा मिला। ये था लैंड रिफॉर्म्स। उसके अलावा जो बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास सरप्लस लैंड है, जिसपे फार्मिंग भी नहीं होती, कुछ पे होते कुछ पे नहीं होती, अब जिस एरिया पे फार्मिंग नहीं होती वो पड़ा हुआ है ना फालतू, उस पे गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा दी, एक लिमिट फिक्स कर दी कि बड़े लैंडलॉर्ड के पास इतने एकड़ लैंड होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। एक्स्ट्रा लैंड जो है हम ले रहे हैं, हम लैंडलेस फार्मर को देंगे, बदले में आपको मुआवजा दे देंगे। वो सीलिंग कहते हैं उसको। विद अ व्यू टू प्रमोटिंग इक्वालिटी, सबके पास लैंड हो। भाई सबके पास बराबर लैंड तो नहीं हो सकता, पर एटलीस्ट ये तो हो सकता है ना कि लैंडलेस फार्मर को लैंड मिल जाए, गैप कम हो जाए रिच और पुअर में लैंड देके। तो इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? लैंड पे सीलिंग, जिनके पास सरप्लस लैंड है उस पे सीलिंग लगाई, एक लिमिट इंपोज कर दी।
तो सीलिंग ऑन होल्डिंग is the maximum size of cultivable land holdings that individual or family can own the surplus land over and above the limit. लिमिट किसने फिक्स करी? गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो भी लैंड है वो लैंड गवर्नमेंट रिज्यूम कर लेगी और किसको दे देगी? स्मॉल होल्डर्स को या फिर लैंडलेस लेबरर्स को। क्या? कल्टीवेशन। एक बहुत अच्छा मेजर था गवर्नमेंट का जिसे बोला गया लैंड रिफॉर्म, इसलिए एग्रीकल्चर को डेवलप करने सब के सब फार्मर्स फार्मिंग कर पाए। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्म। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा आपको, जितने पॉइंट्स हैं बहुत आसान है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कुछ फार्मर जिनके पास लैंड नहीं है या छोटा लैंड, आपस में कुछ फार्मर्स मिलके फार्मिंग कर सकते हैं। जब फार्मर्स मिलके फार्मिंग करेंगे बल्क प्रोडक्शन होगा, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम आएगी। उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिलके फार्मिंग करना, पूल अप करके अपने लैंड को। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज एनकरेज्ड टू एनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल फार्मर्स। दे कैन बाय इनपुट एट लोअर प्राइस। इकट्ठी इनपुट खरीदेंगे सारे फार्मर मिलके, सस्ती आएंगी। बेचने जाएंगे मार्केट में, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, महंगा बिकेगा। इन सब के लिए शुरू किया कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसे बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स यानी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर आपने 5 रिफॉर्म पढ़ लिए बेटा। सबसे पहला अबॉलिशन ऑफ जमींदार्स, दूसरा रेगुलेशन ऑफ रेंट, तीसरा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, चौथा सीलिंग ऑन होल्डिंग्स और पांचवा कोऑपरेटिव। लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या था? सुनेंगे ध्यान से। द गवर्नमेंट pursued land reforms to achieve two basic objectives। सबसे पहला कि फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो रुक जाए, वो सरप्लस कमा पाए, उनको ज्यादा पैसे मिल पाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, और लैंड जो है उसको इसलिए लैंड रिफॉर्म लेके आए कि टू प्रमोट इक्वलिटी इन रूरल इकोनॉमी, सबके पास लैंड अवेलेबल। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो आप इसके ऑब्जेक्टिव यहां पे लिखे हुए हैं दो, एक तो एक्सप्लॉयटेशन स्टॉप करना और दूसरा इक्वलिटी इन रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करना, ये ऑब्जेक्टिव थे। और इन्वेस्टमेंट, वहां प्रोडक्टिविटी बड़े ऑब्जेक्टिव थे। इस पे क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक को छोड़े नहीं और बहुत बार पढ़े, ध्यान से पढ़े, पक्का क्वेश्चन बन सकता है। मैंने देखा इस पे क्वेश्चन बनता हुआ कई बार, तो इसको छोड़ना नहीं है। लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव क्या? लैंड रिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो 12th क्लास हो चाहे आगे आप इंजीनियरिंग को पढ़े, हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो लैंड रिफॉर्म तो आ गए, टेक्निकल रिफॉर्म भी आ गए, जनरल रिफॉर्म्स भी आए थे। अब इनकी अचीवमेंट, लैंड रिफॉर्म का फायदा, बेनिफिट क्या हुआ? हम बोलेंगे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। 1966 में हमने ये देखा कि व्हीट और राइस का प्रोडक्शन मेनी फोल्ड, मतलब बहुत गुना बढ़ गया, रिकॉर्ड टूट गया। तो उसे बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 से 1967 के। तो अचीवमेंट ऑफ ए ग्रीन रिफॉर्म वाज ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 1967 बुक लिखा होता है कई बुक्स के अंदर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1966 से 1967 ये रेवोल्यूशन का ईयर था, शुरू हो गया रेवोल्यूशन। मतलब आप लिख सकते हैं कि इस टाइम पे शुरू हो गया रेवोल्यूशन। तो थैंक्स टू agrarian reforms that there has been substantial improvement in Indian agriculture from a backward and stagnant। इंडिपेंडेंस के समय पे कितना बैकवर्ड था एग्रीकल्चर, कितना स्टेगनेंट था, अब रिफॉर्म भी आ गए। उसके बाद कितनी अचीवमेंट हुई हम ये पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो गया। द अचीवमेंट हैज बीन सो सब्सटेंशियल दैट कि वो रेवोल्यूशन लेके आ गया, या तो कुछ भी नहीं था या बहुत कुछ आ गया। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के कोने कोने में नहीं था, कुछ स्टेट्स में था जहां इन सीड्स का यूज अच्छा हुआ, जहां पैसे लोगों के पास थे, जहां लैंड था, इरिगेशन फैसिलिटी थी, वहां पे आया। तो पढ़ेंगे कहाँ आया और कहाँ नहीं आया, इस पे क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू क्रॉप एंड रेवोल्यूशन रेफर्स टू स्पॉट। ग्रीन मतलब क्रॉप, रेवोल्यूशन मतलब स्पॉट। तो क्रॉप में स्पॉट मतलब रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन होना। Together, these terms imply a spurt in crop productivity. It started happening in India in the year 1967 to 68। यहाँ पे आप 1966 से शुरू हुआ ये भी लिख सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है बेटा, ध्यान रखो। In the year 1967-68 itself, food grain production, basically wheat और rice का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, नियरली 25% से बढ़ गया, बहुत बड़ा नंबर होता है। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट। हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे यूएसए से, हम क्या हो गए? सेल्फ सफिशिएंट। किसमें? प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स आपको दिए हुए हैं, पेपर में आ सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स थे, सबसे पहला स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ। कौन सी क्रॉप का? तो लिखेंगे व्हीट और राइस का सबसे ज्यादा हुआ। देयर हैज बीन सब्सटेंशियल जंप in crop productivity. Spurt in productivity has led to structural shift in agriculture. हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रक्चरली शिफ्ट हो गया। जहां पे हम देख रहे थे कि एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है, वो ज्यादा हो गया। तो हम लोग एग्रीकल्चर में क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चरल शिफ्ट। दिस हैज एनमार्क्ड द एंड ऑफ लॉन्ग पीरियड स्टैग्नेशन। हम स्टैग्नेशन में थे, हम लो ग्रोथ पे थे, हम बैकवर्ड एग्रीकल्चर बोलते थे एग्रीकल्चर को, तो आज वो डेवलप हो गया क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर हेक्टर ऑफ लैंड पे अब प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ रही थी एज कंपेयर टू बिफोर। उसके अलावा सब्सटैंशियल राइज इन एकरेज। एकरेज क्या होता है? एरिया अंडर कल्टीवेशन। पहले हम जो कल्टीवेशन कर रहे थे वो कम एरिया में कर रहे थे, अब ज्यादा एरिया में कर रहे हैं, लैंड कम पड़ने लगा, इतना प्रोडक्शन बढ़ गया। तो HYV टेक्नोलॉजी हैज significantly reduce the time gap between sowing harvesting। हमने आज बीज बोया और जब कटाई का टाइम आएगा बहुत समय लगता था, लेकिन इन सीड्स के आने के बाद, HYV पैकेज के आने के बाद जो टाइम गैप था वो कम हो गया, जल्दी प्रोडक्शन हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था, टाइम गैप कम हो गया। अब केमिकल है भाई, टाइम तो कम लगाएंगे ना। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर फॉलोइंग, double cropping become possible, there is substantial rise in gross area under cultivation। cultivation बहुत ज्यादा करने लगे हम। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो फार्मर्स करते थे अपने लिए, सिर्फ फैमिली के लिए, उसके आगे हमने फार्मिंग करी, हम कमर्शियल फार्मिंग पे शिफ्ट हो गए, हमने मार्केट सरप्लस जनरेट करना शुरू कर दिया। व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस पे क्वेश्चन बन सकता है, आगे आएगा, अभी सुन लो। मार्केटेबल सरप्लस मतलब कि अपनी फार्मिंग नीड्स, सब्सटेंशियल नीड जो हमारी होती है, मिनिमम बेसिक नीड्स होती है फैमिली के लिए, उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन करना कि हम मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सकें। ऐसा हमने करना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे पास सीड्स अच्छे आ गए थे। तो शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, अ सब्सटेंशियल राइज इन आउटपुट, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने मार्केटेबल सरप्लस जनरेट करना शुरू कर दिया। दिस हैज prompted the farmers to gradually shift from subsistence farming to commercial farming. This is a sign of growth and development, not backwardness। आया समझ? ये सारी अचीवमेंट थी ग्रीन रेवोल्यूशन। अब मार्केटेबल सरप्लस पे अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? सुनना ध्यान से। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? इट रेफर्स टू सरप्लस ऑफ फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबव हिज ओन फार्म कंजम्पशन। अपनी फैमिली कंजम्पशन पूरी करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्रॉप बच जाते हैं उसे मार्केट में बेचा जाए, प्रॉफिट कमाया जाए, उसे बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। फॉर्मूला क्या निकालने का? आउटपुट जितने आपने बनाई उसमें से आप अपना घर का कंजम्पशन निकाल लो, उसके बाद जो बच जाए वो क्या है? मार्केटेबल सरप्लस। तो दिस सरप्लस इज अवेलेबल टू द फार्मर फॉर सेल इन द मार्केट, इसलिए बोलते हैं इसको मार्केटेबल सरप्लस। By selling marketable surplus, farmer can get cash. He can use this cash for more production. Investment purpose से यूज, जो पहले नहीं होता था वो कर पा रहे फार्मर। तो मार्केटेबल सरप्लस का आना एक बहुत बड़ा साइन था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, जो अब इंडिया में होता है ड्यू टू HYV सीड्स रिफॉर्म्स, कई सारा अचीवमेंट था। तो फार्मर्स की जो आउटलुक थी बदल गई बेटा। पहले आउटलुक कैसी थी? कन्वेंशियल, अब आउटलुक कैसे होगी? कमर्शियल आउटलुक पे आ गया फार्मर। पहले फार्मर सबसिस्टेंस आउटलुक पे था, अपने लिए फार्मिंग कर पाता था, अब कमर्शियल आउटलुक पे आ गया। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड a change in outlook of farmers। Farmer is no longer viewed as source of subsistence, it is considered as commercial venture now। This is the marketable surplus। तो उसके बाद नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ये सारा हम पढ़ रहे हैं अचीवमेंट्स ऑफ ए ग्रीन रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट हम पढ़ रहे हैं। अचीवमेंट एक और भी है हमारे पास, सेल्फ सफिशिएंसी। पहले हम इंपोर्ट क्या करते थे, अब हम खुद पे डिपेंड हो गए, अब किसी से इंपोर्ट नहीं करते हैं। तो इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, एकरेज एरिया बढ़ गया था, इतना ज्यादा आउटपुट बना रहे थे हम कि अब हमें
इंपोर्ट नहीं करना, उल्टा हम स्टॉक कर रहे थे फूड ग्रेन्स को, कल को बेचेंगे, इतना बना लिया हमने, हमारे पास स्टॉक इकट्ठा होने लगा। तो अ रेवोल्यूशनरी राइज इन आउटपुट हैज हेल्प इंडिया टू अचीव ग्रोथ विद सेल्फ सफिशिएंसी। आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। ब्रीफली टेक्निकल रिफॉर्म की वजह से, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की वजह से, जर्नल रिफॉर्म की वजह से इंडिया ने बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल राइज किया प्रोडक्शन में, ये हमारा अचीवमेंट था बेटा। उसकी वजह से हम क्या लेके आए, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसके गेन्स भी हैं, उसकी लिमिटेशन भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के गेन्स की बात करें तो हम पढ़ सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, जो हमने सारा पढ़ा, एक तरह से एक गेन्स ही है रेवोल्यूशन के, लेकिन अब लिख रहा है गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। जितने भी हमें फायदे हुए, बहुत अच्छे फायदे हुए, बट उतने नहीं जितने चाहिए थे, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे भी थे जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया, इसलिए हम बोल रहे हैं उसको लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है कि रेवोल्यूशन था बट लिमिटेड क्रॉप के लिए था। मैंने बोला ना आपको, व्हीट और राइस के लिए मेन था। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन जो हुआ व्हीट और राइस का, सबका नहीं हुआ, तो ये लिमिटेशन मान लिया हमने। तो हम पढ़ रहे हैं ऐसी ऑब्जर्वेशन जो हाईलाइट करती है ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस को, तो ध्यान से पढ़ें। फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहला फेलियर क्या है कि ये सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स तक था। रेवोल्यूशनरी राइज इन आउटपुट is confined mainly to the production of food grains, wheat and rice. There has been no similar rise in production of, जितना increase राइट और wheat में हुआ, उतना पल्सेस, जूट, कॉटन, टी में नहीं हुआ। ये लिमिटेशन है। मतलब HYV सीड जो बने थे ना, स्पेशली व्हीट और राइस के लिए बने थे, आप ये मान के चलो। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट था वो पूरे इंडिया में नहीं हुआ, कुछ रीजन्स में हुआ, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ अच्छे बेनिफिट्स थे क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन भी है, लैंड भी है, सॉइल भी अच्छी होती है। बट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट कम थे एज कंपेयर टू पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये आप ध्यान रखें। उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फायदा था वो सारी फार्मिंग पॉपुलेशन ने नहीं उठाया, क्योंकि सारी फार्मिंग पॉपुलेशन अमीर थोड़ी है। सबके पास इतने पैसे थोड़ी है कि पूरा पैकेज खरीद लेंगे। सबके पास ये थोड़ी है कि सारी इरिगेशन फैसिलिटी लेके आ जाएंगे। तो कुछ रीजन में फायदा हुआ और सारी पॉपुलेशन को फायदा नहीं हुआ। जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने खरीदा इन सीड्स, क्योंकि महंगे होते थे। द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स। हमारी कंट्री में ज्यादा फार्मर तो स्मॉल है, मार्जिनल है। तो गेन्स जो थे रेवोल्यूशन के वो ज्यादा नहीं थे, बिकॉज सीड्स बहुत महंगे थे, बहुत महंगी इनपुट्स थी जो स्मॉल फार्मर की रीच से बाहर थी। इसलिए सिर्फ रिच फार्मिंग पॉपुलेशन जो थी फायदा उठा पाई, गरीब फार्मिंग पॉपुलेशन फायदा नहीं उठा पाई। तो बेनिफिट किसको मिले रेवोल्यूशन के? सिर्फ रिच फार्मिंग पॉपुलेशन को। तो ये उनके फेवर में था। किनके फेवर में था? रिच के फेवर में था, पुअर के फेवर में नहीं था, आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसी वजह से देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक तो पहले रिच पुअर में बहुत गैप है, अब आ गए HYV सीड्स, तो जिन रिच फार्मर ने इसका फायदा उठाया वो और अमीर हो गए और गरीब हो गए। रिच पुअर में गैप बहुत बढ़ गया, अनइवन स्प्रेड। तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक डिवाइड। थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन की हमें देखो एक टोंट टाइप मार रहा है यहाँ पे, एक टोंट है कि थैंक्स टू रेवोल्यूशन इकोनॉमिक डिवाइड लेके आ गया, गैप आ गया रिच और पुअर में। लिमिटेशन है, पुअर फार्मर गरीब हो गए, रिच और रिच हो गए, लोन माफ नहीं हो पाए, या हम बोलेंगे कि बहुत सारे फार्मर कर्ज में हो गए। तो रिच और पुअर में गैप होना इस बहुत बड़ा चैलेंज। कई फार्मर तो सीड्स ने खरीदे, लोन लिए, यूज किया, चुका नहीं पाए, मार्केट में बिका नहीं, मान लो उनका लोन नहीं चुक पाया, सुसाइड्स भी बहुत ज्यादा हुई। तो ये चीजें होने लग गई थी। देखो, हर चीज के ना इम्पैक्ट दो होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। वो वाली बात होगी। रेवोल्यूशन दिख रहा था सोना है, चमकता हुआ, बट उसका फायदा कुछ जगह हुआ, कुछ जगह नुकसान भी हुआ। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्या हमें जरूरत है एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की? हम बोलेंगे यस, क्योंकि रेवोल्यूशन सब जगह नहीं आया, सारी पॉपुलेशन को नहीं मिला, सारे फार्मर्स को नहीं मिला, हर स्टेट को नहीं मिला उसका फायदा। तो यस इज एन ऑब्वियस आंसर। इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो थे 60s के टाइम पे
उसका इफेक्ट अब कम होना शुरू हो गया था, एक टाइम तक उसका इफेक्ट रहा। तो गेन्स जो थे वो कुछ टाइम के लिए थे। आज हमें फिर से जरूरत है रेवोल्यूशन की, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी आज फिर से कम हो गई है एज कंपेयर टू डेवलप नेशन। हमारे फूड ग्रेन का जो स्टॉक है वो अनसर्टेन है, कभी होता है कभी नहीं होता। मोस्ट फार्मर्स आज भी डिपेंड रेनफॉल पे हैं, अनसर्टेनिटी होती है वेदर की, बारिश आएगी कि नहीं आएगी। फार्मर्स आज भी मार्केट की अनसर्टेनिटीज को देखते हैं, प्राइस कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, पता ही नहीं है प्राइस क्या होगा। एकदम से प्राइस गिर जाते हैं, फार्मर को लॉस हो जाता है, मार्केट में बेच नहीं पाते। तो लोन वेवर्स आर बिकमिंग रिकरिंग कंपल्शन, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। लोन को माफ कर दो ऐसा फार्मर बोलते हैं, क्योंकि कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ये सारी दिक्कतों को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि आज भी हमें जरूरत है नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो आनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को फिर से कुछ करना पड़ेगा, ये हमें बोल सकते हैं। ये टॉपिक था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से बच्चों। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म शुरू किए, हमने पढ़ा टेक्निकल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म और उनकी अचीवमेंट एज ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके फायदे और नुकसान आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब तक हमने बातें करी एग्रीकल्चर की, इकोनॉमिक प्लानिंग की, गोल्स की। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि ब्रिटिश रूल के आने के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना के बराबर थी, ब्लीक ग्रोथ, नोशनल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल थी नहीं हमारी कंट्री के अंदर। इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी बैकवर्ड है, इंडस्ट्रीज के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। इंडस्ट्री सबसे बड़ा एज अ इंजन रोल प्ले करता है इकोनॉमी को उठाने में, तो इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के लिए क्या रिफॉर्म्स लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या पॉलिसी बनाई। मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन शुरू किया था, वो फेल हो गया था। फिर 1956 में 1956 में सेकेंड रेजोल्यूशन आया, आईपीआर बोलते हैं उसको, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में 91 की पॉलिसी। इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ेंगे आईपीआर 1956। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनता है और आता है एग्जाम में। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। समझ में आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 से 1990 के पीरियड की। द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया can progress only if they have a good industrial sector. Industry provides employment which is more stable than the employment in agriculture. Agriculture seasonal nature का होता है, तो इंडस्ट्री जो है वो हमेशा हम बोलते हैं कि स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। एक कंट्री को डेवलप कंट्री तब बोला जाता है जब वहां इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग, ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज ही हैं जो मॉडर्नाइजेशन लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, मशीन्स बनाएंगे, कैपिटल गुड्स बनाएंगे, और उसकी हमें बहुत जरूरत थी क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर मॉडर्न गुड इंडस्ट्री की ग्रोथ थी नहीं, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज थी नहीं, ना के बराबर। ड्यू टू दिस रीजन 5 ईयर प्लान्स में स्ट्रेस दिया गया, ज्यादा फोकस किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, ना कि एग्रीकल्चर। ध्यान सब पे रखा गया लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा था, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद ही हम डेवलप माने जाएंगे, हमारी ग्रोथ होगी। तो इंडस्ट्रीज के लिए जितनी पॉलिसी बनी उतनी एग्रीकल्चर के लिए नहीं बनी, ये ध्यान रखना। सबसे पहली पॉलिसी इंडस्ट्रीज के लिए आईपीआर 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। उसके बाद 56 रेजोल्यूशन जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद 991 पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी बनती चलेगी। सबसे बेस्ट पॉलिसी थी 91 की पॉलिसी जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस the variety of industries was very limited. The cotton, textile, jute industry were mostly developed in India. There were only two well-managed iron and steel firms, one in Jamshedpur and other in Kolkata. So there was a strong need to expand industrial base with a variety of industries. अब अगर आपसे ये पूछते हैं कि क्यों इंडस्ट्रीज पे इतना फोकस किया जा रहा है, तो क्या रोल है इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट में, क्या एडवांटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री की, तो आप वो क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते हो। तो उसका आंसर हमारे पास यहाँ पर है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वही
एपिसेंटर होती है ग्रोथ का। अगर ग्रोथ चाहते हो तो सबसे मेन जो चीज है, सबसे मेन बेस जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इंडस्ट्री से ही शुरू होती है कंट्री की ग्रोथ। देयरफॉर इंडस्ट्री इज कॉल्ड एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़ी थी, ऐसे ही अब इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस में हमारे पास लगभग 7 इंपॉर्टेंस है। इन 7 इंपॉर्टेंस को करने के बाद हम क्लास को फिनिश करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री में पहली इंपॉर्टेंस क्या है? एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Industry serve as an epicenter of economic growth. Note that as GDP rises, there is structural transformation in the economy. Industry start replacing agriculture as engine of growth. जैसा कि आपने सुना है कि डेवलप्ड कंट्री का सबसे ज्यादा डेवलप्ड सेक्टर होता है इंडस्ट्री। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसे जैसे आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, वैसे वैसे आप शिफ्ट हो जाएंगे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री। एग्जांपल दूं आपको, 1947 के टाइम पे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा था। क्या आज उतना ही है? नहीं, आज हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर से ज्यादा है। हम शिफ्ट हो गए हैं इंडस्ट्रीज पे। कहां से? एग्रीकल्चर से। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है, जैसे जैसे कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, वैसे वैसे हम शिफ्ट हो जाते हैं एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज पे। इसलिए हम बोलते हैं इंडस्ट्री को एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रेवेन्यू ज्यादा देता है इंडस्ट्रीज, इंप्लॉयमेंट भी देता है और कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है जीडीपी के अंदर इंडस्ट्रीज का। तो एग्रीकल्चर के जैसे अगर हम देखें तो इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस वाइड रेंज ऑफ गुड्स which the consumer would like to consume. As their income rises, the rise in demand for agriculture goods consequent upon rise in income is always very modest, because agriculture goods are the necessities of life and have low income elasticity of demand. देखो बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं, आप एग्रीकल्चर मान लो डेवलप कर लेते हो, एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड कोई कितनी कर लेगा? फूड ही तो है, जितना खाना होगा उतना ही खाएंगे। बट इंडस्ट्री क्या बनाती है? कंज्यूमर गुड्स। कितनी वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर लो, लोग थकते नहीं है कंज्यूमर गुड्स लेते हुए। कंज्यूमर गुड्स में वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स होती है जो हर दिन लोग को चाहिए होती है। तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर गुड्स, हम ये बोल सकते हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होना जरूरी है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उतना हो कि बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, हम सेल्फ सफिशिएंट उतने हम हो चुके हैं, थोड़ा और होने की जरूरत है। लेकिन इंडस्ट्री की जरूरत इसलिए है कि लोगों की इनकम बढ़े। जितना ज्यादा कंजम्पशन कंट्री में होगा कंज्यूमर गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, उतनी इंडस्ट्रियल सेक्टर की इनकम बढ़ेगी, उतना कंट्री ग्रो करेगी। तो इंडस्ट्री रिप्लेस एग्रीकल्चर एज एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ नाउ, ये हम बोल सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट सोर्स था इंप्लॉयमेंट का रूरल एरियाज के अंदर, लेकिन अर्बन एरियाज में कौन सपोर्ट करेगा? तो इंडस्ट्री भी एक अच्छा सोर्स है किसका? इंप्लॉयमेंट का। इंडस्ट्री, और एक और बात सुनो बेटा, सिर्फ अर्बन के लिए नहीं बल्कि रूरल के लिए भी। गांव में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है, हमने मान लिया, लेकिन एग्रीकल्चर सीजनल होता है। जब ऑफ सीजन होता है एग्रीकल्चर, तब लोग कहां जाएंगे? इंडस्ट्रीज में। अब वो नहीं है तो क्या होगा? सोचो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए इंडस्ट्री एक अच्छा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, गांव में भी और शहर में भी। इंडस्ट्री is an important source of employment. This becomes significant when agriculture is already overburdened. आपको पता है एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो चुका है, अब जरूरत कहां है? इंडस्ट्रीज की जरूरत है एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंडस्ट्रीज का बढ़ना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट विद राइज इन एग्रीकल्चर, फार्मिंग सेक्टर हैज रिलीज्ड अ लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। आपने सुना होगा एग्रीकल्चर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, वहां पे डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट कम की होती है। अब वो लोग कहां काम करेंगे? ऑब्वियस इंडस्ट्रीज में। तो इट कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड ओनली इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कंटेक्स्ट। समझ में आपको आ गया होगा कि इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? एम्प्लॉयमेंट का। उसके अलावा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपकी कंट्री के अंदर हम बोलते हैं कि आज भी लगभग 40 to 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है। तो उसको मशीन चाहिए, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, बहुत सारी कैपिटल गुड्स, मोटर्स, ट्यूबवेल्स, वो कौन बनाता है? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस ये है कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर को गुड्स देती है। कौन सी गुड्स? कैपिटल गुड्स, मशीनरी वगैरह। तो इंडस्ट्री इज अ सोर्स ऑफ मशीन्स या मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग।
Industry play important role in machine of farming, mechanization of farming. Use of machine like tractors, threshers, harvesters in farming has become possible only owing to growth and development of industry. ये भी इंपॉर्टेंस है. उसके अलावा बेटा mechanization has caused exponential rise in agriculture. ये आपने पढ़ लिया. It is owing to mechanization in farming that in India has succeeded to producing enough food for second most populated country in the world. हमारी कंट्री इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. अब उसको फूड सप्लाई करना आसान बात थोड़ी है. अगर मशीन ना हो तो कैसे हो पाएगा? इसलिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मशीन्स देने में. किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर. उसके अलावा इंडस्ट्रीज जो है हमारे ग्रोथ प्रोसेस को और डायनेमिक बनाती है. इंडस्ट्री जो है हमारे ग्रोथ प्रोसेस को बनाती है डायनेमिक इन नेचर. डायनेमिज्म मतलब कि डाइवर्सिफाई कर दिया. कैसे? इंडस्ट्री इम्पार्ट डायनेमिज्म इन ग्रोथ प्रोसेस. दिस फैक्ट इज सपोर्टेड विद these observations. सबसे पहला, in the absence of industry, growth process would have been restricted to production of food for survival only. Industrialization has added new dimension of life. It has generated wave of consumerism, like endless consumption of variety of goods and services. अगर इंडस्ट्री ना हो हमें सिर्फ फूड मिल पाएगा. हम डेली लाइफ में बहुत सारे हमारी नीड्स होती हैं, वो हम कैसे पूरी करेंगे? आज हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सब चीजें हैं जिनका हमें बहुत फायदा मिलता है. तो अगर इंडस्ट्री ना हो तो हम ग्रोथ डेवलप ना कर पाए. एनवायरमेंट भी चाहिए हमें ऐसा कि इसमें हम काम कर सकें. उसके अलावा इंडस्ट्रीज की वजह से आज ग्रोथ हुई है किसमें? सिविलाइजेशन में. आज अर्बनाइजेशन ज्यादा होती जा रही है. अब अर्बन एरिया में क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए. उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, गुड्स होने चाहिए, चाहे कंज्यूमर हो चाहे कैपिटल गुड्स हो. तो वो किसने दिया? हमें इंडस्ट्रीज ने. हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है किसने? इंडस्ट्रीज ने. तो अर्बनाइजेशन हैज लेड टू ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. आज इंसान सब कुछ सीख चुका है. People become conscious of their quality of life. They work hard to achieve higher level of education, higher level of skills. Culturally diverse societies are getting closer to each other. The world economies are merging to global economies. ये सब किसकी वजह से हुआ है? इंडस्ट्री की वजह से. आज हम ग्लोबलाइज्ड हैं, हमारी क्वालिटी लाइफ डेवलप हो चुकी है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है. ये सब कैसे बढ़ रहा है? ड्यू टू इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है. उसके अलावा बेटा हमने हर चैप्टर में, हर टॉपिक में देखा है कहीं ना कहीं आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल वाली बातें आ ही जाती हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने हर बार बताया आपको दो तरीके का होता है, इकोनॉमिक और सोशल. एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये इकोनॉमिक में आता है. सोशल में एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग आता है. ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो होते हैं ये कैसे होंगे, ये कैसे ग्रो करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के मींस चाहिए, कौन बनाएगा? इंडस्ट्रीज. कम्युनिकेशन के मींस चाहिए, कौन बनाएगा? इंडस्ट्रीज. पावर सप्लाई के लिए मींस चाहिए, कौन बनाएगा? इंडस्ट्रीज. एजुकेशन के लिए भी आज इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कौन बनाएगा? इंडस्ट्रीज. हेल्थ में मशीन्स चाहिए, कौन बनाएगा? इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज ने हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल के रख दिया. तो इंडस्ट्रीज हेल्प इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. वेरी सिंपल, वेरी इजी पॉइंट. उसके बाद इंडस्ट्रीज मदद करती हैं कंट्री में क्या लाने में? इंडस्ट्रियलाइजेशन. हमारी इकोनॉमी के अंदर वैसे ही इंडस्ट्रीज थी नहीं, और जब से इंडस्ट्रीज आई हैं तो ग्रोथ हुई है इंडस्ट्रीज की. उसे क्या बोलते हैं हम? इंडस्ट्रियलाइजेशन. हम डेवलप कंट्री की तरह आज ग्रो कर रहे हैं. डेवलप नहीं हुए हैं पर एक दिन हो जाएंगे अगर इंडस्ट्रीज बढ़ती रहेंगी. तो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वही रूट कॉज होती है ग्रोथ का. तो हमें ग्रोथ इंडस्ट्रीज की करनी चाहिए. ये इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस है. अब इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई पढ़ेंगे इस चैप्टर के. इसमें हम एक ही पॉलिसी पढ़ेंगे, 1956 का आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर बनता है. तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे आज. इंडस्ट्रीज के लिए हमने मीनिंग पढ़ लिया, इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस पढ़ ली है. उसके बाद हम पढ़ेंगे आईपीआर नेक्स्ट क्लास के अंदर. तब तक के लिए आप इस टॉपिक को रिवाइज करें, अच्छे से लर्न करें, नोट्स बनाएं. नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे आईपीआर 1956. उसके अलावा पब्लिक सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट क्यों था इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने में, प्राइवेट का क्यों नहीं. देन ये टॉपिक खत्म होगा. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच, टेक केयर.